हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी के बायोलॉजी पोर्शन से। एनसीईआरटी का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नीट में किस तरह से सवाल आते हैं और फिर आपके 12th एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से मतलब क्या कि इस चैप्टर में जो सब टॉपिक दिया हुआ है और सब टॉपिक का फिर सब टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और क्लियर करके नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को इजी वे से डील करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का क्या मतलब होता है वो समझना सबसे जरूरी है। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर कोई भी बिहार स्टेट झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पढ़े हुए हैं तो आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या कहता है। टॉपिक कहता है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन का सबसे पहले मतलब समझेंगे, फिर ऑर्गेनिज्म का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर में जो जो पॉइंट है, जो जो टॉपिक है, सबको बारे में बात करेंगे। तो आपसे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में नहीं, 12th के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 1 नंबर की, डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which or we can say that by which an organism give rise to young one similar to itself। क्या कह रहा है, फिर से रिपीट करते हैं कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। यंग वन का क्या मतलब हुआ सर? यंग वन का क्या मतलब हुआ? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या कि कोई भी इस दुनिया संसार जगत में जितना भी जीव जंतु है सभी को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहां बात आता है क्या कि सर यंग वन क्या गिव राइज कर रहा है, मतलब क्या जन्म दे रहा है? ये बर्थ दे रहा है यंग वन को। किसको? यंग वन को। यंग वन को दूसरी भाषा में हम लोग ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए, समझिए बात को कि कोई एक एलिफेंट है, वो अपने बच्चे को जन्म दे रहा है, एक बेबी एलिफेंट को जन्म दे रहा है, तो वो एलिफेंट को ही जन्म देगा, वो दूसरे बेबी को जन्म नहीं देगा। जिस तरह से डॉग फीमेल है, वो डॉग फीमेल क्या करेगा, वो दो चार अपने बच्चे को जन्म देगा, तो वो डॉग का उतना जो छोटा छोटा पप्पी है वो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग होगा। जब ऑफ स्प्रिंग जब एक दूसरे में क्या कहलाएगा, वो सिबलिंग कहलाएगा। फिर से समझिए, क्या बोले कि सर यंग वन कहने का मतलब क्या? हम लोग बच्चे में जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि यंग वन मतलब किसका यंग वन? या फ्रॉग का यंग वन जिसको टेडपोल कहते हैं, लायन का यंग वन कब कहते हैं। तो ये सब चीज हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। तो यंग वन को ज्यादा टेंशन मत लेना है। तो क्या हो गया, छोटा बेबी को क्या कहते हैं हम लोग? यंग वन कहते हैं, और उसी को ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिए क्या कि अब समझिए एनसीईआरटी आपको क्या लिखता है कि रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन समझा दिया, अब रिप्रोडक्शन के बाद ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं किया है। ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है कि इस दुनिया संसार में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब क्या, जितना भी जीव जंतु है उसका कोई लाइफ टाइम होगा, मतलब कुछ लाइफ साइकिल होगा, या फिर कह सकते हैं टाइम पीरियड होगा। मतलब क्या, उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। तो सर मतलब क्या हो रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म यहां पे बर्थ ले रहा है। अब कोई ऑर्गेनिज्म यहां पे बर्थ लेकर के इतना टाइम तक जीवित रहा और फिर यहां पे क्या हुआ, वो जाके डाई कर गया। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो समय है, इसी को कहते हैं लाइफ स्पेन। क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या हो गया कि लाइफ स्पेन को डिफाइन करते हैं हम लोग क्या कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ।
द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। यहां पे नेचुरल डेथ लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक्सीडेंट से, या फिर कोई एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि हम लोग का ही बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म के एक्सीडेंट से, या फिर बड़े कोई भी ऑर्गेनिज्म चला छोटे ऑर्गेनिज्म को कुचल दिया, या फिर कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करके खा गया, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी डिजीज से मर गया। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म मर रहा है, लेकिन वो यहां पे बात कर रहा है कि नेचुरल डेथ तक। कब? नेचुरल डेथ तक एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा कि इसका टाइम यहां से यहां तक ही जीवित रह सकता है, उसके बाद वो डाई कर जाएगा। तो यहां पे कह रहा है क्या कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, फिर से समझिएगा, बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। अब देखिए, लाइफ स्पान से आपके नीट में भी सवाल पूछा जाता है और आपके 12th में भी सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड ऑफ द ईयर्स। इज इट राइट सेंटेंस? यस, इट इज राइट सेंटेंस। दैट कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसका टाइम पीरियड मतलब लाइफ स्पेन एक छोटे समय से मतलब कुछ दिन से लेकर के कुछ सालों तक भी हो सकता है। तो इसका सर एग्जाम्पल बताइए, कैसे समझेंगे कि हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म का टाइम लाइफ साइकिल छोटा होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। देखिए, एनसीईआरटी आप लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या बोलते हैं, बाइबल है, आपके लिए महाभारत है, आपके लिए रामायण है, आपके लिए सब चीज यही बुक है आपके लिए। तो अभी आप 12th का एग्जाम या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को थ्रोली लाइन बाय लाइन पढ़िए, और फिगर नंबर 1.1 जो चैप्टर 1 है उसका फिगर नंबर 1 हम यहां पे इसका सारा दे देंगे फोटो, ताकि उससे आप लिख सकिएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो समझिए बात को कि एक छोटे से ऑर्गेनिज्म, छोटा सा ऑर्गेनिज्म बटरफ्लाई का एग्जांपल लेते हैं। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कितना है? 1 से 2 वीक। कितना है? 1 से 2 वीक। अब देखिए यहां पे समझिए बात को कि एक छोटे से समय से लेकर के फ्यू डेज से टू लेकर के थाउजेंड्स ऑफ द ईयर। क्या सर 1000 मतलब हजारों साल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक एग्जांपल आपका ही बुक में है कि एक बनियान ट्री है, बनियान ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है 200 ईयर्स टू 300 ईयर्स होता है। ठीक है, 200 टू 300 ईयर्स होता है। तो यहां से हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी बहुत ही क्लियर सेंटेंस है और इजी सेंटेंस है और आसान है भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। क्या कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ द ईयर या थाउजेंड ऑफ द डे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड, क्या कि लाइफ स्पेन, फिर से बात कर रहे हैं कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या बोल रहा है कि लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली करेक्टेड विथ देयर साइज। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे और आपके सारे एग्जाम, या फिर आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या वो फिर सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो एनसीईआरटी का लाइन अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है और आपका आंसर सटीक होने वाला है। तो यहां पे बोल रहा है क्या कि नॉट नेसेसरीली, क्या बोल रहा है? नॉट नेसेसरीली करेक्टेड विथ देयर साइज। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब तो समझाइए। देखिए क्या हुआ कि एक एग्जांपल लीजिए, लाइफ स्पेन ऑफ क्रॉ एंड द पैरट। देखिए क्रॉ और पैरट मतलब कौवा और तोता का एक एग्जांपल लेते हैं कि साइज में दोनों सेम है, साइज में दोनों सेम है। जब भी आप फिगर नंबर 1.1 एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 में जाइएगा तो उसमें क्रॉ की भी और पैरट का दोनों का फिगर दिया हुआ है और दोनों का लाइफ स्पेन पूछा है आपसे, और पैरट का तो दे चुका है और क्रॉ का भी दे चुका है। ठीक है, तो समझिए कि कौवा का जो होता है, क्रॉ का जो होता है लाइफ स्पेन वो 15 ईयर्स है और पैरट का जो लाइफ स्पेन है 140 ईयर्स है। तो हम ये कह सकते हैं क्या सर
कि लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड्स अपॉन देयर साइज, किसी के भी साइज पर उसका ऑर्गेनिज्म के उसका लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से भी एसर्शन रीजन में आपके नीट में सवाल पूछता है, आप इसको हल्का से नहीं लें, आप इसको थ्रोली पढ़ें एनसीईआरटी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इससे कमेंट जरूर करें, इस चैनल पे कमेंट करें, आप हमको जरूर पूछें कि कौन सा डाउट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सर रिप्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन कितने तरह से होता है। शुरू से क्लास 9 से 8 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं रिप्रोडक्शन, और वहां से अगर आप 11 तक, हम तो बात कर रहे हैं क्या कि क्लास 8 से 11 तक आप नहीं पढ़े हैं तो 12th में भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या है कि रिप्रोडक्शन 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सर कितना कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला नंबर क्या बोले? पहला नंबर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा नंबर क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप रिपीट कीजिएगा सेंटेंस को, मेरे रिपीट करने के बाद हम हर एक सेंटेंस को, हर एक टॉपिक को 2 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। फिर से एक बार देखिए कि रिप्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, क्यों पढ़े, ये सब अभी हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं कि व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय, यहां पे लिखे थे कि ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग या यंग वन, इसीलिए हम यहां पे यंग वन को ऑफस्प्रिंग भी लिखे थे कि या सर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया संसार जगत में अगर वो सिंगल प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, मतलब कोई 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिंगल पेरेंट्स का बात करेगा, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। चलिए फिर से समझिए बात को कि सर आप यहां पे लिखे हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट या फिर विदाउट द फॉर्मेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स। मतलब क्या सर कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स या नहीं हो रहा है, यहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा है। सर बार बार आप गैमेट यूज कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? गैमेट का मतलब क्या होता है, समझिए बात को। एक मिनट देख लेते हैं यहां पे दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए ठीक है, यहां पे दिख रहा है कि गैमेट्स क्या होता है। तो गैमेट्स को आप लिख सकते हैं, गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है सेक्सुअल, मतलब सेक्स सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आया कि सेक्स सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स सेल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग गैमेट्स। तो यहां पे बोल रहा है कि कोई भी सेक्स सेल का प्रोडक्शन यहां पे नहीं होता है, किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मींस when the offspring is produced by single parents without formation and involvement of gametes, मतलब सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर इसी पॉइंट में कि सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कितना पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? सिंगल। यहां पे सिंगल पेरेंट्स, अगर आप लिख रहे हैं तो सही है, नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। जब आप इसको स्क्रीनशॉट देखिएगा तो उसी समय सारा लेक्चर आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है और जेनेटिकली भी सिमिलर है। व्हाट डज इट मीन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी कैरेक्टर। कोई भी एक, जब भी ऑर्गेनिज्म का बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो क्रो हो या फिर कोई डॉग हो, तो वो जब भी गिव राइज करेगा, मतलब ऑफ स्प्रिंग का जब प्रोडक्शन होगा, ऑफ स्प्रिंग जो बनेगा उसका या फिर ऑफ स्प्रिंग होगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या होगा? मींस
एलिफेंट का बेबी एलिफेंट के ही जैसा दिखने में लगेगा, वो डॉल्फिन के जैसा नहीं लगेगा। या फिर कह सकते हैं डॉग का बेबी डॉग के जैसा लगेगा, वो कभी एलिफेंट के जैसा नहीं लग सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकली क्या हुआ, सिमिलर हुआ। तो सर ये सब जो एग्जांपल आप दे रहे हैं ये तो क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल नहीं, यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का बात करें तो कोई भी प्लांट ले लीजिए, उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन कीजिएगा तो वहां पे एग्जांपल उसका सटीक होगा। नेक्स्ट है कि जेनेटिकली भी सिमिलर होगा। और एक टर्म आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्या, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है टू देयर पेरेंट्स तो इसी को कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं, कोलोन। ठीक है, कोलोन्स। ठीक है, आप समझिए बात को कि कोलोन किसको कहते हैं, एस मिटा दीजिए तब अच्छा रहेगा। ठीक है, कोलोन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है उसको कोलोन कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है 12th के एग्जाम में क्या, कि डिफाइन कोलोन, कोलोन को डिफाइन कीजिए। 1 नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है कि कोलोन को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात को क्या, कि किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कीजिए ना कि वो किसी से दूसरे टॉपिक से कोरिलेट कीजिए, कि कौन सा टॉपिक से वो कोरिलेट हो रहा है, पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे, अभी क्या पढ़ रहे हैं और आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से हर टॉपिक में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आपके जितने भी, आपका जो एम है मतलब 12th पास करना है तो फिर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर नीट देना है तो नीट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखना है कि भैया कि कोलोन से किस तरह के सब सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग सीखे अभी तक क्या, कि सर मोरल ऑफ द स्टोरी अभी नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग या फिर सिमिलर टू देयर ओन, या फिर कह सकते हैं सिमिलर टू इटसेल्फ। लाइफ स्पेन क्या होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब लाइफ स्पेन क्यों सर, इस टॉपिक के बाद लाइफ स्पेन क्यों बोल दिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, उस जंतु का कोई लाइफ स्पेन होगा, कोई समय काल होगा, कब तक वो जीवित रहेगा, कब तक वो जीवित रहेगा, उसी को लाइफ स्पेन कहते हैं। तो फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या, कि व्हेन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट को क्या बोले, सेक्स सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग में आते हैं क्या, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट में आते हैं कि सर रिप्रोडक्शन को 2 कैटेगरी में बांटे थे, पहला को बोल दिए थे आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा को बोले थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग अभी देखेंगे कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस, बार बार ऑफस्प्रिंग का आ रहा था, इसीलिए हमको यहां पे यंग वन नहीं लिख करके ऑफस्प्रिंग लिखना पड़ा। क्यों, ऑफस्प्रिंग क्या होता है कि किसी भी पेरेंट्स का बेबी को ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, when the offspring is produced by formation and fusion of gamete, इसका जस्ट उल्टा, मतलब यहां तो क्या बोल रहा था कि विदाउट फॉर्मेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यहां पे बोल रहा है प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मेशन एंड क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुटना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुटना। तब यहां पे समझते हैं बात क्या, कि सर कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स को हम डिफाइन किए थे कि सेक्स सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैमेट्स। नेक्स्ट इज दैट कि इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, यहां पे इन्वॉल्वमेंट 1 पेरेंट्स का था, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कोई भी टॉपिक को पढ़िए तो को रिलेट करके पढ़िए, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद यहीं पे क्लास में या फिर लेक्चर अटेंड करते समय सारी बातें को याद कर लीजिएगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। नेक्स्ट पॉइंट को नोट कीजिएगा, 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, मतलब सेक्स सेल जो है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है
कि वेरिएशन अकर्स, यहां पे बोल रहा था कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है। यहां पे सर वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है। अगर वेरिएशन नहीं होता तो आज ये एडवांस्ड एनिमल आपके सामने जो बायोलॉजी पढ़ा रहा है वो नहीं पढ़ाता। यस, वी ऑल आर एडवांस्ड एनिमल। सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड एनिमल ह्यूमन बींग्स है, जिसको बायोलॉजिकल भाषा में होमो सेपियन सेपियन कहते हैं। 2 बार सेपियन यूज कीजिएगा, होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। तो होमो सेपियन सेपियन, ये जो वेरिएशन हुआ यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से, और होमो सेपियन सेपियन इस दुनिया संसार जगत में एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, यह भी सवाल आपके मन में आता होगा। अभी इसको पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम लिखते हैं, फिर आपको टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है कि हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स क्या होता था कि सेक्स सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सेल क्या कहलाता है? गैमेट्स कहलाता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब 2 ऑर्गेनिज्म होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो मेल ऑर्गेनिज्म के लिए और फीमेल ऑर्गेनिज्म के लिए ये गैमेट सेल क्या कहलाता है, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल क्या कहलाता है? तो फीमेल गैमेट्स को ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। और मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं। फिर से समझिए बात को कि गैमेट्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सेल क्या कहलाता है? गैमेट्स कहलाता है। अगर वो फीमेल गैमेट्स हुआ, मतलब क्या कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल हुआ, तो उसको ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। और मेल का रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे पूछा जा रहा है कि वाई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हम लोग का लाइफ, या फिर हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे? तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि रिप्रोडक्शन इस दुनिया संसार किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? reproduction is necessary because reproduction enables the continuity of species generation after generation. It maintains the life race और population race of their community. किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर स्पीसीज को कंटिन्यूटी रखना है तो उसको लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों? क्या जरूरी है? कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि उस स्पीसीज का कंटिन्यूटी बना रहे इस दुनिया संसार जगत में, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। चलिए, इससे पहले हम लोग लगाए थे हेडिंग क्या? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में 2 तरह लगाए थे, एक इधर और एक इधर। इधर लिखे थे असेक्सुअल, ठीक है, और इधर लिखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझिए बात को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आपके नीट में सवाल पूछा जाता है या फिर 12th में सवाल पूछा जाता है 1 मार्क्स से और नीट में 4 मार्क्स से, इस चैप्टर से आप समझिए बात को, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। और 2 क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग हुआ है, इसलिए सोच करके क्या कि ये चैप्टर इजी है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको स्किप कर जाएंगे, इसको स्किप कर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो समझिए आपको कितना लॉस होने वाला है। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स,
4 इंटू 2 इक्वल टू 8 मार्क्स। अगर बाय चांस ये 8 मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है, अगर आप ये चैप्टर को इजी तरीका से ले लिए और इजी तरीका से अगर आप पढ़ें, तो मान लेते हैं, एक तरह सा एजम्पशन लेते हैं क्या, कि अगर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है तो ये कितना मार्क्स माइनस हो जाएगा, 10 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें 1 मार्क्स माइनस मार्किंग होता है, और 1 मार्क्स जब आपका माइनस होगा तो 2 क्वेश्चन के लिए आपका 10 मार्क्स माइनस होने वाला है। सोच लीजिए आपको कितना लॉस होने वाला है। इसीलिए सभी पॉइंट को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन कि दूसरे मॉड्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखवा रहे हैं। आप समझिए ये हाइब्रिड नोट्स है, ये कभी मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी से ही लिखवा रहे हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी तो बाइबल है ही, एनसीईआरटी तो महाभारत गीता रामायण सब है, लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा और शॉर्ट में पढ़ना होगा। इसीलिए अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग एक एक पॉइंट में लिखे हैं। क्या सर, कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे अपना लाइफ को कंटिन्यूटी करेगा, कैसे अपना लाइफ, अपना ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। तो यहां समझिए बात को कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन हो जाता है। आप देखे होंगे सर, मोनेरा क्या होता है? मोनेरा इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो इसमें क्या आ जाता है? बैक्टीरिया। क्या आ जाता है? बैक्टीरिया। जितना भी इस दुनिया संसार जगत में बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम में आता है, और बैक्टीरिया का डिवीजन बाय सेल डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एमीबा। एमीबा में कैसा होता है? एमीबा एवं पारामेशियम में बाइनरी फ्यूजन होता है। और यहीं से आपका सवाल नीट में भी पूछता है कि एमीबा और पारामेशियम में कैसा होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। येस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होता है। येस्ट एवं हाइड्रा में कैसा होता है? बडिंग होता है। फंगी और एल्गी का जू स्पोर, फंगी एवं एल्गी में क्या होता है? जू स्पोर होता है। स्पॉन्जेस में क्या होता है? गैम्यूल्स फॉर्मेशन होता है। और पेनिसिलियम में क्या होता है? कोनिडिया होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आप भी रिपीट कीजिए। मोनेरा प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन, मोनेरा प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन। एमीबा पारामेशियम में बाइनरी फ्यूजन, एमीबा पारामेशियम में बाइनरी फ्यूजन। येस्ट हाइड्रा में, येस्ट हाइड्रा में बडिंग, येस्ट हाइड्रा में बडिंग। फंगी एवं एल्गी में, फंगी एवं एल्गी में जू स्पोर। नेक्स्ट स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स और पेनिसिलियम में कोनिडिया। ये सब तो ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म? लग रहा है जैसे देखने में यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सब जितना भी लग रहा है थोड़ा अलग। इसमें प्लांट के बारे में बात नहीं किया है, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में प्लांट अगर आता है तो प्लांट के बारे में बात नहीं किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा बचा हुआ है प्लांट के बारे में देख लीजिए, ठीक है। इसको रब करते हैं और आप थोड़ा सा लिखिए प्लांट के बारे में, ठीक है। और वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत होगा आपको। देखिए अब क्या है कि हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़े थे, अब यहां पे देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सभी प्लांट में होता है। तो कौन सा प्लांट में किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो अभी देखने वाले हैं। मतलब प्लांट अपना लाइफ साइकिल को या फिर लाइफ को कंटिन्यू कैसे रखता है। एक प्लांट डेड हुआ तो दूसरा प्लांट मतलब अपना ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करता है उसके बारे में जानने वाले हैं। और यहां से भी नीट में सवाल आ चुके हैं और आते हैं प्रायः, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहां पे लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करके 3 पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले रूट, दूसरा नंबर स्टेम और तीसरा नंबर लीफ। रूट को अभी नहीं पढ़ेंगे, रूट को हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इस बार अभी नहीं लिखेंगे। इसके अगले नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग रूट के बारे में लिखेंगे।
स्टेम के बारे में लिखेंगे क्या कि स्टेम को भी अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे, और उससे पहले हम लोग लीफ, मतलब क्या सर कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन ऐसा प्लांट है जो कि लीफ से प्रोडक्शन करता है। तो लीफ से अपना बेबी प्रोड्यूस करता है, मतलब न्यू प्लांट बनाता है। तो लीफ से एक ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम क्या करता है, वो अपना लीफ से ही न्यू बेबी प्लांट को प्रोड्यूस करता है। मतलब ये एक प्लांट हो गया। ये प्लांट में क्या होता है, इसका यहां पे एक न्यू बेबी प्लांट हो जाता है। इस तरह से एक न्यू बेबी प्लांट यहां पे आ जाता है यहीं पे। तो इससे क्या होता है, एक न्यू बेबी प्लांट बन जाता है। तो यहां पे कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में लीफ से जो प्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, ब्रायोफाइलम में होता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम में। ये प्राय किसी भी नर्सरी प्लांट में या फिर नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। आप अपने घर में भी इसको लगा सकते हैं। ये विचित्र लग रहा है प्लांट देखने में, और आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, कहां से आपके नीट में सवाल पूछते हैं। तो देखिए कि ब्रायोफाइलम जो स्टेम जो है, स्टेम से किसमें होता है। देखिए सबसे पहले रनर का एग्जांपल लेते हैं। रनर क्या होता है, कभी भी आप ग्रास देखे होंगे तो वहां पे ग्रास में इस तरह से करके रहता है। तो यहां पे एक नोड आया, नोड में इधर रूट, और इधर क्या हो जाता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए फिर यहां पे एक रूट, और फिर एक न्यू प्लांट बन गया। फिर आगे बढ़ा, फिर एक रूट, और फिर एक न्यू प्लांट बन गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, रनर हो रहा है। बार बार एक अल्टरनेट पोजीशन पर, एक अल्टरनेट डिस्टेंस पर न्यू बेबी आ रहा है। यहां से अगर कट भी कर देंगे तो यहां पे रूट है और न्यू बेबी प्लांट फिर बन जाएगा। यहां से भी कट कर देंगे तो नया बेबी प्लांट बन जाएगा। तो इस क्या हो गया, रनर हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रनर। तो आपसे पूछेगा रनर का एग्जाम्पल क्या है, तो आप लिखिएगा ग्रास। क्या है एग्जाम्पल रनर का, ग्रास। दूसरा नंबर, इसको मिटाते हैं, दूसरा नंबर समझिए जिन राइजोम। राइजोम देखिए आपके एनसीईआरटी थोड़ा सा यहां पे हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि राइजोम दोनों जगह होता है, बनाना में भी होता है और जिंजर में भी होता है। जिंजर चूंकि स्टेम है इसीलिए यहां पे बात हम लोग राइजोम का कर रहे हैं। यहां पे हम लोग बनाना भी लिख सकते हैं, BANANA, बनाना। तो राइजोम के लिए क्या हो गया, बनाना हो गया। तो इससे पता कर सकते हैं क्या सर कि जो जिंजर है, जिंजर हम लोग का स्टेम है। स्टेम, जिंजर क्या है, स्टेम है। और स्टेम जो है उस जिंजर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, क्या हो गया, राइजोम हो गया। ठीक है, राइजोम हो गया। नेक्स्ट है शक्कर। शक्कर किसमें होता है, क्राइसेंथीमम में। किसमें होता है, क्राइसेंथीमम में। क्राइसेंथीमम एक तरह का फ्लावर है जिसको हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलदाउदी कहते हैं। तो क्राइसेंथीमम क्या हो गया, एक फ्लावर है जो कि अपने मतलब की कंटिन्यूटी, अगर लाइफ के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, शक्कर होता है। नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ। इसको वाटर हाइसिंथ आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। वाटर हाइसिंथ जिसको इचोर्निया कहते हैं, यहां पे ऑफसेट होता है, उसका क्या होता है, ऑफसेट होता है। इसमें भी एक ऐसे रूट रहा, और रूट से यहां पे एक प्लांट निकला, फिर यहां से रूट रहा, यहां से ऐसे हो गया, और फिर यहां से एक प्लांट रहा, फिर यहां से ये रूट रहा है, ये रूट हो रहा है एक अल्टरनेट, लेकिन ये रनर नहीं है। क्या है, ये एक ऑफसेट है। तो ऑफसेट का एग्जांपल क्या हो गया, वाटर हाइसिंथ। उसके बाद स्टोलन, स्टोलन का जैस्मिन, स्टोलन का जैस्मिन। ट्यूबर का पोटैटो, ट्यूबर का पोटैटो। ब्यूबिल का अगेव, ब्यूबिल का अगेव। अब देखिए यहां तक हम लोग तो सारा चीज पढ़ चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एक बार पूरा चैप्टर का मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं क्या, कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ें, रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन देखें कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें कि कोई भी इस दुनिया संसार जगत में जो भी ऑर्गेनिज्म है
उसका कुछ लाइफ स्पेन होता है, और लाइफ स्पेन को क्या कहते हैं हम लोग? बर्थ टू नेचुरल डेथ को लाइफ स्पेन कहते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ को लाइफ स्पेन कहते हैं। और लाइफ स्पेन में 2 पॉइंट पढ़े थे कि लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म का बॉडी या फिर साइज पे डिपेंड नहीं करता है, यहां तक पढ़े थे। उसके बाद सभी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन हम लोग यहाँ पे फोटो दे देंगे, यहां से लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, देखे थे 2 तरह का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग देखें कि गैमेट्स क्या होता है। गैमेट्स क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल को गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल को गैमेट्स कहते हैं। अगर वो फीमेल का हुआ तो ओवा कहते हैं, और मेल का हुआ तो स्पर्म कहते हैं। वाई रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़े रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने कंटिन्यूटी और लाइफ में वेरिएशन का जरूरी होता है, और अपने स्पीसीज को कंटिन्यू कर सकता है अपने लाइफ इस दुनिया संसार में, इस अर्थ पे। नेक्स्ट हम लोग का है कि असेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, जिसमें कि मोनेरा और प्रोटिस्टा का देखें, एमीबा और पारामेसियम का देखें। तो उसके बाद हम लोग देखें क्या कि वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रनर, राइजोम, सकर, ऑफसेट, रनर, राइजोम, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, ट्यूबर, बुलबिल, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज यहां पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने सारे फ्रेंड को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। और ये एक वीडियो डेमो क्लासेस के लिए है। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो आपको गिवन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।